अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ अमजद। तो इससे पहली वीडियो में मैं एक मॉडल पेपर डिस्कस कर रहा था, तो उसमें मैंने तकरीबन 1 से लेके 50 एमसीक्यूज़ सॉल्व किए थे। तो आज जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं सॉल्व करूँगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यूज़। 41 एमसीक्यूज़ है। द डेफिनेशन ऑफ M2 इंक्लूड्स। तो M2 में पहले हमें समझना पड़ेगा M1 में क्या होता है। M1 में हमारे पास कैश होता है प्लस हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट्स को जमा कर लें तो हमारे पास M1 आ जाता है। तो M2 क्या है? M2 में हम M1 को ऐड करते हैं प्लस सेविंग डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स, ये दोनों आप ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है वो राइट होगी, यानी M2 में M1 सेविंग डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स इंक्लूड होते हैं। 42 एमसीक्यूज है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इंटरेस्ट वाज के अब जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके मुताबिक इंटरेस्ट रेट इज अ रियल फिनोमिना। इंटरेस्ट रेट रियल फिनोमिना, तो सी ऑप्शन इज राइट है। 43 है। द बॉन्ड सप्लाई कर्व इज। अब देखो, अब ये देखें, ये क्वांटिटी ऑफ बाउंड्स है और ये प्राइस ऑफ बाउंड्स है, यानी प्राइस ऑफ बाउंड मीन इंटरेस्ट रेट। तो जब इनकी बाउंड की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो सप्लाई बी जो है वो ज़्यादा होगी, इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ए ऑप्शन इज राइट हेयर। इन द लिक्विडिटी ट्रैप द मनी डिमांड कर्व। अब ये सपोज ये केन्जियन की थ्योरी थी, काफ़ी दफ़ा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, मेरी तकरीबन हर वीडियो में ये क्वेश्चन लाजमी होता है। तो उसमें ये देखें, ये मनी सप्लाई ये कांस्टेंट है, मनी डिमांड वो कहता है कि एक ख़ास इंटरेस्ट रेट के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। ये आप सपोज ये मनी डिमांड है, ये इंटरेस्ट रेट है, तो ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पर ये कांस्टेंट हो जाए। तो ये इसमें इज हॉरिजॉन्टल, मनी डिमांड कब आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। इन 45 एमसीक्यूज है। क्रेडिट मनी, जो क्रेडिट मनी है ये कमर्शियल बैंक्स क्रिएट्स करता है, जो स्टेट बैंक वगैरह है वो क्रिएशन ऑफ मनी करता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मनी रिमेन्स। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मुताबिक ये है कि मनी का कोई रोल नहीं है, मनी इज न्यूट्रल। तो ए ऑप्शन इज राइट है। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इक्वेशन वाज प्रेजेंटेड। अब ये क्वांटिटी थ्योरी है एम वी इज इक्वल टू पी वाई। ये जो इक्वेशन है ये इरविंग फिशर ने दी है, तो सी ऑप्शन इज राइट हेयर। इन क्लासिकल थ्योरी द क्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट है इट्स अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो सेविंग ज़्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, यानी इंटरेस्ट रेट का सेविंग के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और इन्वेस्टमेंट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो ये ए ऑप्शन इज राइट है। 49 एमसीक्यूज है। हु सेट लैक ऑफ मनी। ये लक नहीं है, ये लैक है, LAC के लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। इसका मतलब ये है कि अगर मनी कम हो जाए तो उसकी वजह से मुख्तलिफ इवल्स फैलते हैं, क्योंकि जब लोगों के पास खरीदने के लिए फूड खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम शैतानी काम अल्टीमेटली शुरू हो जाएंगे, लोग चोरियां वगैरह करेंगे। तो ये जो थ्योरी थी, ये एक ड्रामा निगार हैं जॉर्ज बर्नार्ड शो, ये उन्होंने जो है ना ये जो थ्योरी दी थी। 50 है। द एक्सचेंज रेट बिटवीन एनी टू करेंसीज इज केप्ट द सेम इन डिफरेंट मॉनेटरी सिस्टम्स।
अब कौन है जो एक्सचेंज रेट को दोनों मॉनेटरी सिस्टम्स में सेम रखता है? सपोज ये एक ए मॉनेटरी सेंटर है और ये बी मॉनेटरी सेंटर है और यहाँ सी कोई भी पर्सन है। अब जो सी पर्सन है वो देखता है कि ए में एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो गया, यानी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, तो वो यहाँ से परचेज करेगा और दूसरी मॉनेटरी सेंटर में सेल कर देगा। तो ये उस एजेंट को हम बोलते हैं आर्बिट्राज। ए ऑप्शन इज राइट है। इन 51 इन 1930 इज आल्सो नोन एज, 1930 का साल क्या कहते हैं? तो कोलैप्स वर्ल्ड इकोनॉमी, ये तो एक इरा है, यानी 1926 से लेके 1936 तक ये तो पूरा एक इरा है। तो ये स्पेशल एक साल की बात हो रही है, तो लिहाजा ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती। तो स्टिफ टैरिफ ईयर्स, स्टिफ मीन हाई टैरिफ ईयर्स, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है कि बहुत ज़्यादा 1930s में अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने टैरिफ इम्पोज किए थे, इसलिए 1930 को स्टिफ टैरिफ ईयर भी बोलते हैं। 52 MCQs है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। अब जो दो कंट्रीज के दरमियान नेसेसरी और जो सफिशिएंट कंडीशन है वो है कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस। ये बी ऑप्शन इज राइट हेयर। रिकॉर्डो हैज बेस हिज लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। आपको पता है रिकॉर्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज का लॉ दिया था, तो उन्होंने बेसिकली लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यूज जो है ना वो यूज की है, तो बी ऑप्शन इज राइट हेयर। 54 है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कहता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको नेट एक्सपोर्ट मिल जाती, तो बी ऑप्शन इज राइट है। इन 55 MCQs कंपैरेटिव एडवांटेज इज अ कंपैरिजन बेस्ड ऑन। अब कंपैरेटिव एडवांटेज बेसिकली ये देखें, ये आपकी पीपीएफ कर्व है, यहाँ पे एक्स गुड है, यहाँ पे वाई गुड है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो इसमें ये जो आप मूव कर रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी एक चीज को हासिल करने के लिए जितनी दूसरी चीज को हमें छोड़ना पड़ता है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल ट्रेड इज। अब क्लासिकल और न्यू क्लासिकल के मुताबिक जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्राइस फिनोमिना है। अब एक मुल्क में जिसमें प्राइस कम है वहां से हम चीजें परचेज करते हैं और दूसरा कंट्री जिसमें प्राइसेस ज्यादा है उसमें जाके हम सेल कर देते हैं, तो ये प्राइसेस की वजह से ही जो है इंटरनेशनल ट्रेड होती है। तो ये दोनों इकोनॉमिस्ट क्लासिकल और न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट इस बात पे एग्री थे। रबी क्रॉप्स इंक्लूड्स, इसमें मसूर, तंबाकू, वीट, ग्राम, मस्टर्ड, रपीस्ट, बार्ले, ये ऑल जो है ये रबी क्रॉप्स हैं। तो पाकिस्तान में दो तरह के सीजन, दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक होती है रबी क्रॉप्स और दूसरी होती है खरीफ क्रॉप्स। इन 58 MCQs इलास्टिक रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबल टू मार्जिनल टैक्स रेट रिडक्शन इज कॉल्ड। तो ये बेसिकली लेफर कर्व कहलाता है। तो लेफर कर्व पहले देखें होता क्या है। इस एक्स एक्सिस पे हम टैक्स रेट ले लेंगे और वाई एक्सिस पे हम टैक्स रेवेन्यू करेंगे। तो इनिशियल आपके जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे आप टैक्स रेट इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके रेवेन्यू इंक्रीजिंग रेट से भी इंक्रीज होते रहेंगे आफ्टर सर्टेन लिमिट, यानी यहाँ पर जाकर आपके टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर हम टैक्स रेट इंक्रीज करेंगे तो आपके रेवेन्यू बढ़ने की बजाय पहले की निस्बत कम हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं लेफर कर्व। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि जो टैक्स लेफर कर्व है वो कैसे होती है, ये उल्टा यू शेप में है, यानी टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू की जो
शेप है वो इन्वर्टेड यू होती है, यानी झुकी हुई यू होती है। 59 है, विच टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर, दूसरों पे नहीं शिफ्ट, तो ये इंटरटेनमेंट टैक्स है। इंटरटेनमेंट टैक्स वो है जो देखता है वही उसको पे करता है। अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स क्या होता है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी जिस पे टैक्स लगाया जाता है वही उसको पे करता है। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के जो मेन रेवेन्यू है वो इनकम टैक्स है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो मेन रेवेन्यू है वो सेल टैक्स है। तो ये दोनों डिफरेंस हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट आ जाए तो इनकम टैक्स, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाए तो सेल टैक्स। इन 62 MCQs है, लेफर कर्व सुजेस्ट दैट, अब वही पुरानी बात जो पहले मैंने बताई है। लेफर कर्व क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट इज इन्वर्टेड यू शेप, यानी उल्टी यू शेप्ड होती है। तो ये सी ऑप्शन इज राइट है। द टर्नओवर टैक्स, इसको हम वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स या इसको सेल टैक्स भी बोलते हैं। इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में डायरेक्ट टैक्स बहुत कम लोग पे करते हैं, तो वो फिर गवर्नमेंट वैल्यू एडेड टैक्स इम्पोज कर देती है। तो ये बी ऑप्शन इज राइट है। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड आल्सो इंट्रोड्यूस अ स्पेशल वॉर टाइम टैक्स, तो उस वक्त वॉर टाइम टैक्स इम्पोज किया गया था, तो उस टैक्स को पोस्ट वॉर क्रेडिट्स भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट है। द पर्सनल इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आपकी जो पर्सनल इनकम टैक्स पे जो लग जाता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। तो टैक्स की 3 अकसाम्स होती हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स ये होता है कि जितनी इनकम आपकी ज़्यादा बढ़ेगी तो आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा, इनकम कम है तो आपके ऊपर कम टैक्स लगेगा। जबकि जो रिग्रेसिव टैक्स है वो ये होता है कि जब इनकम आपकी थोड़ी है तो आपके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है, जब इनकम आपकी बढ़ जाती है तो आपके ऊपर टैक्स कम लगता है। प्रोपोर्शनल टैक्स ये आप एक फिक्स रेशो दे देते हैं, उसी हिसाब से चाहे आपकी इनकम बढ़े या कम हो, फिक्स रफ्तार जो है ना वो रफ्तार से टैक्स इंक्रीज होता है। इन अ मार्केट जनरेट्स अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, द सोशल कॉस्ट कर्व भी, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जब मार्केट में जनरेट होती हैं तो उससे तो सोशल कॉस्ट कर्व आपकी जो सप्लाई कर्व है उससे ऊपर होगी। तो ए ऑप्शन इज राइट है। 67 MCQs है, एरोज सोशल चॉइस इंडिविजुअल वैल्यू क्राइटेरिया इज डिटरमाइंड बाय, तो ये 5 कंडीशंस हैं, नीचे मैंने 5 कंडीशंस लिखी हुई हैं। कलेक्टिव रैशनैलिटी पहली कंडीशन है, रिस्पॉन्सिवनेस टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सेकंड है, नॉन इम्पोजिशन थर्ड है, नॉन डिक्टेटरशिप 4 है, इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स ये 5th आपकी कंडीशन है। न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स वॉज लेड बाय, ये हिक्स कॉस्टोव्स्की, तो ये जो तीनों हैं ये सारे न्यू वेलफेयर इकोनॉमिस्ट हैं। तो सी डी ऑप्शन इज राइट है। पीगोज इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर इज, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे बेस करता है। 70 है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज अनडिजायरेबल, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अनडिजायरेबल इसलिए होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो जाएंगे तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा आउटपुट कम हो जाएगी। तो ए ऑप्शन ये है कि रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ आउटपुट, तो ए ऑप्शन इज राइट है। अ प्राइस राइज ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 और 3, अगर 2 से 3% आपकी प्राइसेस बढ़ रही हूँ तो इसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी बिल्कुल आपकी इन्फ्लेशन रींग रही है, बिल्कुल स्लो इन्फ्लेशन है। द होलसेल प्राइस इंडेक्स आल्सो कॉल्ड, तो इसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट हियर।
हाइपर इन्फ्लेशन हैपेंड इन जर्मन में 1922 से 1923 का जो इरा है ये हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि आप अप्स एंड डाउन्स यानी साइकिल्स बना रहे होते हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिप्रेशन, यानी कभी इकोनॉमी में रिसेशन हो, ये रिसेशन ही रहा, और कभी डिप्रेशन हो, तो इसको हम सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। 75 है अकॉर्डिंग टू सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट विच वन इज कॉज ऑफ स्टैगफ्लेशन इन 1970। तो स्टैगफ्लेशन की क्या वजह हो 1970 में? हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी थी 1970 में, लेकिन ये वजह नहीं है, ये तो इंसिडेंट हुआ था। इन्फ्लेशन भी ज्यादा, वजह उसकी है सप्लाई शॉक, तो सी ऑप्शन इज राइट है। In classical theory of employment, there is possibility of voluntary unemployment। तो क्लासिकल के मुताबिक ये है कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहती है, तो अगर कुछ लोग बेरोजगार हैं तो वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, ना कि इकोनॉमी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, खुद ब खुद बेरोजगार हुए हैं। 76 है स्टॉक एंड वॉस्टन, ये दो इकोनॉमिस्ट हैं, found that monetary policy was responsible for about 30 to 40% of the reduction in output volatility that occurs in mid 1980s में उन्होंने ये थीरीज दी थी। Which of the following macroeconomics variable is pro cycle and lead to the business cycle? तो ये रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है, प्रो साइकिल है। 78 है वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड प्राइस इफेक्ट की होती है। अब प्राइस इफेक्ट में हमारी दो चीजें शामिल होती हैं, एक तो होती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरी इनकम इफेक्ट। तो ये हमने स्लट्सकी और हिक्सन के केस में ड्रॉ किया था, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट। थैंक यू जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और पेपर के